देखो, तो यार लास्ट चैप्टर मैंने किस टॉपिक पे खत्म किया था, भूल तो नहीं गए? लास्ट चैप्टर मैंने खत्म किया था एक टॉपिक पे, एसी जनरेटर, याद है? तो जो अपना आखिरी चैप्टर था वो मैंने खत्म किया था एसी जनरेटर पे, अगर तुम नहीं भूलोगे तो याद है एसी जनरेटर में मैं तुम्हें सिखाया था कि जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो होती है E इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। याद है कि ये मैंने तुम्हें सिखाया था लास्ट चैप्टर के एंड में कि एसी जनरेटर से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो वोल्टेज क्या होती है? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो बस यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। सबसे पहले लिखो अपनी कॉपी में अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में। अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में। अरे तुम सबको मेरी आवाज आ रही है कि साफ की नहीं आ रही है? यस सर, क्लियर है। क्लियर आ रही है यार यश? एक बार वापस कान लगा के सुन, शायद सुनाई दे जाए। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज देखो, तो इसको लिखने का तरीका होता है ये, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे हर चीज का क्या मतलब है ध्यान से देखना। वी नॉट का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वी नॉट का मतलब क्या होता है कि भाई वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। यहां पे साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन अपॉन सेकेंड। और ओमेगा का तुम एक और फॉर्मूला लिखना, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। तो तुम जब क्वेश्चन पढ़ो ना, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि तुम्हें एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 पाई बाय टी। क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। और टाइम पीरियड किस में लेना? सेकंड में लेना। ठीक है, तो एक बार लिख लो। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज लिखने का तरीका ये होता है। और वी का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मतलब है कि जैसे मान ले मैं तुमको बोलूं कि मैं यार मुझे तो ये बता कि बता 2 सेकंड पे कितना वोल्टेज है, बता 5 सेकंड पे कितना वोल्टेज है। तो टाइम की जगह आप 2 पुट करो तो 2 पे मिल जाएगा, टाइम की जगह 5 पुट करो तो 5 पे मिल जाएगा। इस तरीके से होता है। तो वी का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वी नॉट का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ओमेगा मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, और आप उसको 1 अपॉन टी भी पुट कर सकते हो। आप पूछो क्या डाउट है बेटा? पूछ हर्षल, क्या हो गया? आया समझ में तुम्हें कि नहीं समझ में आया? देखो, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज लिखने का तरीका है। वी नॉट का मतलब होता है कि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज साइन ओमेगा टी। कई जगह यहाँ पे कॉस ओमेगा टी भी लिखा हो तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन और कॉस दोनों अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए लिखे जाते हैं। ओमेगा मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट होती है रेडियन अपॉन सेकेंड। ओमेगा को अपन 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो 2 पाई बाय टी भी लिख सकते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में। फिर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसका, और हाँ इसका ग्राफ बना लो। मान लो ये वोल्टेज है, ये टाइम है, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट, और मिनिमम वैल्यू माइनस वी नॉट हो सकती है, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तब वी नॉट हो जाएगा। साइन की मिनिमम -1 तो माइनस वी नॉट। और ये आपकी पूरी साइकिल है, मतलब ये T/2 और ये आपका टी। ठीक है, सर तो ये मिनिमम पूरी वैल्यू साइकिल तो है। जीरो होगी ना? क्या हो गया? सर अपन मिनिमम वैल्यू तो जीरो लेते हैं ना? मिनिमम वैल्यू 0 होती है अधिवांश, खाली वैल्यू, समझ रहे हैं? जैसे साइन की वैल्यू 2 वोल्ट, मान ले वोल्टेज की वैल्यू 2 वोल्ट और -2 वोल्ट के बीच में झूल रही है। ठीक है, लेकिन मैं पूछूं कि खाली मिनिमम वैल्यू बता,
तो वैल्यू मतलब अपन खाली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ओके सर। तो अपन खाली वैल्यू देखेंगे तो वो 2 और 0 के बीच में ही होगा, क्योंकि खाली वैल्यू देखूंगा तो -1.5 की वैल्यू भी तो 1.5 ही हुई। यस सर। नेक्स्ट अपनी कॉपी में। ठीक है, आप देखो, अब तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है, राइट इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। तुम्हें मान लो एग्जाम में ऐसा ग्राफ मिला है, दस वोल्ट, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो आप मुझे बताओ, राइट इक्वेशन ऑफ वोल्टेज क्या आएगी, सोचो। वोल्टेज की ट्राई करो। क्या आएगा, सोचो। क्या होगी वोल्टेज के लिए, देखो, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। यहां पे देखो V0 तो दे रखा है 10 वोल्ट, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी होता है। देखो, टी मतलब एक साइकिल में कितना टाइम लगा, तो ये पूरी एक साइकिल है। तो टी मतलब 10, तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 10। तो 2 5 10, तो आपकी इक्वेशन कितना आई, 10 sin π/5t। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार, कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो कि सर नहीं समझ में आया ये। किंजल, कृष्णा, स्वरा, यश, कोई डाउट है बेटा तो पूछो यार। हर्षल, रिदम, कोई डाउट तो पूछो कि तुम्हें ये देख के लिखना है, इक्वेशन के लिखना है। V0 मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा मतलब 2 पाई बाय टी, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है। टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल में कितना टाइम लगा, तो ये पूरी एक साइकिल है। टी की जगह 10 फुट, क्या ये आ गया तुम्हारा आंसर। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ू मैं। अच्छा, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो वोल्टेज की एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो। तो पहला लिखो अपनी कॉपी में, कंप्लीट साइकिल। तो मान लो कि ये तुम्हारा वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि ऊपर तो वोल्टेज पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। तो अगर अपन एक कंप्लीट साइकिल की बात करें तो ये कंप्लीट साइकिल है। देखो, आधे में आपकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, आधे में आपकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ कंप्लीट साइकिल के लिए वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0। क्योंकि आधे में पॉजिटिव आधे में नेगेटिव, खत्म हो गया, 0। दूसरा अपन निकालते हैं हाफ साइकिल के लिए। तो मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर कंप्लीट साइकिल इज, तो आपका आंसर आएगा 0। और दूसरा अगर मान लो खाली कोई तुम्हें हाफ साइकिल के लिए पूछता है, हाफ साइकिल मतलब पूरी साइकिल नहीं, आधी साइकिल नहीं, ठीक है। तो आधी साइकिल में तुम्हें भी पता है 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आधी साइकिल में तो खाली पॉजिटिव ही तो है। या फिर ये आधी साइकिल पकड़ो या फिर नीचे वाली पकड़ो। तो आधी साइकिल में जो वोल्टेज की एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, तुम्हें याद रखना है, 2/πV0। लिख लो अपनी कॉपी में। तो पूरी साइकिल में 0, आधी साइकिल में 2/πV0। लिख लो अपनी कॉपी में। सर ये 2/π वी नॉट आया कहाँ से? देख दिवांश, मैथमेटिक्स में किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए और बी के बीच में।
पहले उस फंक्शन को इंटीग्रेट करो ए से लेके बी तक, डिवाइड कर दो बी माइनस ए से। तो अगर तेरे को वोल्टेज की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो वोल्टेज का इंटीग्रेशन कर दे वी डी टी, कहां से कहां, 0 से लेके t/2 तक, और नीचे आ जाएगा t/2 माइनस 0। सो करके देखना, तेरा ये आंसर आ जाएगा। सर एक बार हाफ साइकिल फिर से रिपीट कर दो ना, मेरा इंटरनेट इशू आ गया था। हाँ, देख कंप्लीट साइकिल में तो वैल्यू कितनी होती है, 0, एवरेज वैल्यू। वो तो देखो बेसिक कंसेप्ट से पता पड़ रहा है कि सर देखो आधी साइकिल में तो पॉजिटिव है, आधी में नेगेटिव है, तो कंप्लीट साइकिल में कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव खत्म कर देगा। पर मैं पूछूं खाली हाफ साइकिल के लिए कितनी होगी, तो हाफ साइकिल में तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो 2/π V0, और V0 तुम्हें पता ही है, V0 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लिया कि कोई डाउट है? नो सर। ओके, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ू मैं। देखो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कनेक्टेड टू रजिस्टर। तो अगर मान लो मैं किसी रजिस्टर के थ्रू अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाऊं तो क्या होगा, देखो अब से तुम्हें याद रखना है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सिंबल ऐसा होता है, V = V0 साइन ओमेगा टी। और मान लो कि ये आपका कोई रजिस्टर है R, और मान लो आपका करंट है I। तो देखो तुम्हें कौन सी इक्वेशन याद रखनी है, ध्यान से देखो। एक तो वोल्टेज की इक्वेशन V = V0 साइन ओमेगा टी। फिर ओम्स लॉ क्या बोलता है, V क्या होता है, IR। तो V क्या हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा टी इक्वल टू IR। तो आपका I क्या हो जाएगा, V0/R साइन ओमेगा टी हो जाएगा। देखो R को नीचे भेज दिया। देखो तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखो जब साइन की वैल्यू 1 होगी तो करंट मैक्सिमम होगा, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, V0/R। तो I को अपन क्या लिख सकते हैं, I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, एक तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एक तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एक एक बार तुम्हें ये रिपीट कर फॉर्मूला दो। याद रखना है। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, कोई तुम्हें पूछे कि बताओ करंट की एवरेज वैल्यू क्या होती है, सेम 2/πI0 हाफ साइकिल के लिए। कंप्लीट साइकिल में तो इसकी भी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। अब किसी को कोई भी डाउट है इन इक्वेशन में तो पूछ सकते हो यार। सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट करता हूँ, देख वोल्टेज समझ में आया, अभी मैंने पढ़ाया कि अगर मान ले अपने घर में कोई एसी वोल्टेज आता है, मान लो मैं उसको किसी रजिस्टर के अक्रॉस लगाता हूँ, ठीक है। तो देख ऊपर वोल्टेज है V, रजिस्टर है R, तो ओम्स तो क्या बोलता है, V = IR होता है। एक V की जगह मैंने पुट कर दिया V0 साइन ओमेगा टी इक्वल टू IR। फिर मैंने R को नीचे भेजा, तो देख I को लिख सकता हूँ V0/R साइन ओमेगा टी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब कोई तुम्हें पूछे कि बताओ करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एक V0 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो जब साइन 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, V0/R। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू V0/R। तो V0/R को अपन I0 लिख सकते हैं। I0 का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो आई हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। और करंट की भी एवरेज वैल्यू ऐसे निकालते हैं, 2/πI0। अगर कंप्लीट साइकिल लेकर पूछे तो मैं कि बताओ कंप्लीट साइकिल के लिए करंट की एवरेज वैल्यू क्या होगी, सेम 0। हाफ साइकिल के लिए 2/πI0। लिख लो अपनी। सर ये I = I0 साइन ओमेगा टी कहाँ से है? ये रहा, ये वाली इक्वेशन समझ में आई तेरे को, यस सर। तो V0/R की जगह I0 लिख दिया। ओके सर। लिखो, और डाउट है किसी को तो पूछो यार। कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट तो होगा यार, इतने एसी में एक्सपर्ट तो तुम नहीं हो सकते यार, कोई डाउट तो होगा। अच्छा कोई डाउट नहीं है, तो चलो अब एक क्वेश्चन अपन सब करते हैं, सॉल्व अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ
V इक्वल टू 20 साइन 2 पाई टी is connected across resistor of 2 ohm. Find. देखो क्या क्या पता करना है तुम देखो, एक आपको बताना है वी नॉट कितना है, एक आपको बताना है ओमेगा कितना है, एक आपको बताना है फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक आपको बताना है टाइम पीरियड कितना है, एक आपको बताना है एवरेज वैल्यू वोल्टेज कितनी है। ठीक है, फिर आपको बताना है करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, फिर आपको बताना है करंट की एवरेज वैल्यू कितनी है, फिर आपको बताना है कि करंट की इक्वेशन कितनी है। करो, ट्राई करो, लगाओ दिमाग, करो, कॉपी खोलो, ट्राई करो। तुम इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं करोगे तो 0 अंडा मिलेगा, अंडा। मैं तो अंडा, नेगेटिव अंडा दूं तुम्हें अगर तुम इसमें क्वेश्चन नहीं करो तो। करो, ट्राई करो। अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 20 साइन 2 पाई टी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर ऑफ 2 ओम। आपको ये सब पता करके मुझे बताना है। मैं तुम्हें 30 सेकंड दे रहा हूं, 40 सेकंड ले लो, आराम से करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा, तुम चेक करना तुम्हारा सही गलत है। देखो वी नॉट कितना है, कोई डाउट तो नहीं? देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन। v इक्वल टू 20 साइन 2 पाई टी लिखा हुआ है, नीचे तो फॉर्मूला लिख दो, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब कंपेयर करो, वी नॉट 20 आ गया, ओमेगा देखो कितना आया, 2 पाई आ गया। अब ओमेगा कितना है, 2 पाई। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ, 2 पाई से 2 पाई गया तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 1 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 1 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1 अपॉन टी, तो टी भी कितना आ गया, 1 सेकंड। टाइम पीरियड आ गया 1 सेकंड। वी एवरेज क्या होता है, 2 बाय पाई वी नॉट होता है। तो 2 बाय पाई और वी नॉट कितना है देखो, 20। तो ये कितना आ जाएगा, 40 अपॉन पाई वोल्ट आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। अब आई नॉट क्या होता है, वी नॉट बाय आर होता है। तो वी नॉट कितना है, 20/2, तो ये कितना आ गया, 10 एम्पियर आ गया। आई एवरेज क्या होता है, 2 बाय पाई आई नॉट होता है। तो ये हो जाएगा 20 बाय पाई एम्पियर हो जाएगा। पर आई की इक्वेशन क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है। तो आई नॉट तो कितना आया, 10 आया, साइन 2 पाई टी। ये आ गया तुम्हारा आंसर। कोई भी डाउट है इसमें तो अब तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। पूछो कि सर यहां पे डाउट आ रहा है, हमसे नहीं हो रहा है, तुम्हें पूछना पड़ेगा। पूछो कहाँ डाउट आ रहा है। देवांश कोई डाउट है, गर्वित कोई डाउट है, किंजल, कृष्णा, यश, स्वरा, कोई डाउट है बेटा तो पूछो यार। तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन मैंने कैसे किया कि नहीं समझ में आया? ओके, तुम्हें कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े हम लोग। यस सर। देखो, अब इसका ग्राफ बनाते, देखो। तो मान लो ये वोल्टेज है, सॉरी वोल्टेज लिखते हैं अपन, टाइम लिख लेते हैं। देखो, तो पहले अपन वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं। तो ये आपका वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है। तो ये 0, ये t/2, ये t, ct/2, 2t। वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वी नॉट। ये कितना आ जाएगा, -v0। अब तुम ध्यान से देखो, देखो मैंने क्या पढ़ाया, वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन ध्यान से देखो तुम, आई नॉट आपका वी नॉट अपॉन आर है। अब वैसे तो यार मुझे ये बकवास लगता है, लेकिन अपनी बुक क्या करती है, करंट का ग्राफ वोल्टेज से छोटा बनाती है। तो अपनी बुक के हिसाब से आई होता है v/r, तो करंट का ग्राफ ऐसा होगा, थोड़ा छोटा, मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू कम होगी। ठीक है,
या का करंट का ग्राफ। लिखना अपनी कॉपी में, लाइन लिखना, व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज is connected to प्योर रजिस्टर। अगर आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज को प्योर रजिस्टर कनेक्ट करो कॉमा, देन करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज विथ ईच अदर, आर इन फेज विथ ईच अदर। इन फेज का मतलब पता है क्या होता है? देखो मैथमेटिकली मैं तुम्हें बताऊं तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का फॉर्मूला क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो दोनों के साइन के ब्रैकेट में ओमेगा टी है, मतलब यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, ओमेगा टी, मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं। तो व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कनेक्टेड टू प्योर रजिस्टर, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज विद ईच अदर। आर इन फेज का मतलब है, देखो जब करंट का मैक्सिमा है तब वोल्टेज का मैक्सिमा है, जब करंट का मिनिमा है देखो वोल्टेज का मिनिमा है, जब करंट का मैक्सिमा है देखो वोल्टेज का मैक्सिमा है, और जब वोल्टेज का मिनिमा है तो करंट का मिनिमा है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तुम्हें ये ग्राफ तुम्हें याद रख के जाना है, ठीक है? जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में एमसीक्यू आ गया कि बताओ वोल्टेज और जो साथ साथ लगाया है, क्या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रजिस्टर से लगाया है, तो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। लिख लो आप, लिख लो। और कोई डाउट हो तो पूछो आप इसमें यार। तो प्योर रेजिस्टर क्या होता है? प्योर रजिस्टर मतलब अपने रेजिस्टेंस का कोई इंडक्टर नहीं है, इंडक्टेंस नहीं है। एक्चुअली होता है कि दुनिया में हर कॉइल का कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होता है, हर वायर का। तो अपन ये एज्यूम कर रहे हैं कि खाली ये रजिस्टर है। ओके सर। दुनिया में हर वायर का, देवांश क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है। हर वायर का इंडक्टेंस होता है। प्योर रजिस्टर मतलब सी जीरो है कैपेसिटेंस, और एल भी जीरो है इंडक्टेंस। ओके सर। लिख लिया? ठीक है, देखो नेक्स्ट लिखो अपनी, ये लिख लिया तुम लोगों ने? आगे बढ़ू मैं? नेक्स्ट लिखो अपनी कप में, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अब तुम बोलोगे सर आरएमएस क्या होता है? तो आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो जैसे हम लोगों ने एवरेज वैल्यू पढ़ा था, वैसे ही एक होती है आरएमएस वैल्यू। तो अगर तुम्हें नहीं पता है, देखो तो मैं तुम्हें सिखाता हूं कि आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते। देखो अपने निकालने का ज्यादा नहीं है, तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है सबको, पर तो भी तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। तो आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर। जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ, मुझे उसका आरएमएस वैल्यू निकालना है कि भाई आरएमएस वैल्यू कितनी है किसी फंक्शन का। कोई एफ आपको फंक्शन दे रखे हैं, देखो कैसे निकालते हैं। उल्टा चलना है, पहले आपको स्क्वायर करना है, तो एफ का स्क्वायर। फिर आपको मीन लेना है। देखो याद है अभी मैंने तुम्हें एवरेज कैसे निकालना सिखाया था? तो मीन कैसे लेते हैं फंक्शन का? एफ डी टी, इंटीग्रेशन करो ए से लेके बी तक, और नीचे आ जाएगा बी माइनस ए। मैथमेटिक्स में किसी भी फंक्शन का एवरेज या मीन ऐसे निकालते हैं, पहले इंटीग्रेशन करो ए से बी, नीचे आ जाएगा बी माइनस ए, फिर रूट ले लो, तो फिर आपका रूट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। तो तुम्हें खाली करंट और वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू याद रखनी है। तो आई आरएमएस होता है आई नॉट बाय रूट टू, और वी आरएमएस होता है वी नॉट बाय रूट टू। गलती से भी तुम दोनों वैल्यू को इंटरचेंज मत कर देना, एवरेज और आरएमएस वाली। आरएमएस वन बाय रूट टू, और उसमें टू बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? और जिसको इंटरेस्ट है कि सर ये कैसे निकाला, तो तुम देखो ऐसे निकाल लेना। अगर तुम्हें वी आरएमएस निकालना है, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, तो रूट, इसको पूरी साइकिल के निकालते हैं जीरो से लेके टी तक। तो अंदर आ जाएगा वी स्क्वायर डी टी, और नीचे आ जाएगा टी माइनस जीरो, और वोल्टेज की वैल्यू पुट कर देना वी नॉट साइन ओमेगा टी।
क्योंकि जिनके पास मैथ से वो तो कर लेंगे, जिनको बायो है उनके तो हवा भी नहीं लगी कैसे करना है ना। तो इस तरीके से निकालते हैं। रूट मीन स्क्वायर, पहले आप फंक्शन का स्क्वायर करो, फिर मीन लो। मीन कैसे लेते हैं? फंक्शन का इंटीग्रेशन करो डिवाइडेड बाय बी माइनस है। तो ए से लेके बी तक इंटीग्रेशन किया, नीचे आएगा बी माइनस है। फिर आपको रूट लेना है, तो इससे आरएमएस आता है। वरना तुम खाली वैल्यू याद रखो, तुम्हारा काम आ जाएगा। आई आर एम एस आई नॉट बाय रूट टू, वी आर एम एस वी नॉट बाय रूट टू। लिख लो अपनी कॉपी। सर इसमें वी नॉट कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना फिर? हाँ, तू जब वी स्क्वायर पुट करेगा ना, तो वी नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट होकर बाहर आ जाएगा। खाली साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा। ओके सर। ठीक है, लिख लिया? तो क्वेश्चन सॉल्व करें पवन, आगे बढ़ू मैं। यस सर। तो क्वेश्चन ये है, देखो। v इक्वल टू टेन साइन पाई टी is connected with resistance of 5 ohm। ठीक है, फाइंड। अब देखो क्या पता करना है। वी नॉट, वी एवरेज, वी आर एम एस, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फिर आई नॉट, आई एवरेज, आई आर एम एस और करंट की इक्वेशन। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। करो, मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूं, करो, ट्राई करो। v इक्वल टू टेन साइन पाई टी इज कनेक्टेड विथ r इक्वल टू 5 ओम। तो आपको ये सब पता करना है। करो, ट्राई करो। करो, ट्राई करो, क्या आएगा देखो। हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्वेश्चंस? क्योंकि एसी जटर मतलब यह जटर है न्यूमेरिकल्स। तो मैं न्यूमेरिक को इसमें कोई कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल पूछेंगे तुमसे। तो आज की क्लास अपनी बेसिक क्लास है। बेसिक से तो काफी ऊपर उठ गए तुम वैसे आज। कंपेयर करो, देखो। 10 वोल्ट, ओमेगा कितना है? पाई। तो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ होता है। ओमेगा आपको पाई दे रखा है, पाई से पाई गया, तो फ्रीक्वेंसी आ गया हाफ हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। देखो टाइम पीरियड 2 सेकंड आ जाएगा। और वी एवरेज क्या हो जाएगा? 2 बाय पाई वी नॉट, तो 20 अपॉन पाई वोल्ट। और वी आर एम एस क्या हो जाएगा? वी नॉट बाय रूट टू, तो 10 बाय रूट टू वोल्ट। हो गया। आई नॉट क्या होता है? वी नॉट बाय आर होता है, तो 10 बाय 5 कितना हो गया? 2 एम्पेयर हो गया। एवरेज क्या होता है? 2 बाय पाई नॉट होता है, तो 4 अपॉन पाई एम्पेयर हो गया। आई आर एम एस क्या होता है? आई नॉट बाय रूट टू होता है, तो हो जाएगा 2 बाय रूट टू एम्पेयर। तो करंट की इक्वेशन क्या होती है? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट कितना आया चेक करो, 2 sin पाई टी। ये आपका आंसर। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार, कि सर डाउट आ रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो ये तो जो टी पूछो। सर, ये जो टी है ये इंस्टेंटेनियस टी है ना, मतलब अगर वैल्यू हाँ गिवन होगी पर्टिकुलरली? हाँ, मतलब जैसे मान ले मैं पूछूं कि बताओ टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई इक्वल टू 2 sin पाई इंटू 2। और sin 2 पाई 0 होता है, तो करंट 0 आ गया। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट है। ओके सर। लिख लो। कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछो यार।
चाहे कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो यार। ओके, कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़े हम लोग। देख लिया, देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक चीज है कि जो आपका आरएमएस करंट होता है ना, आरएमएस करंट, उसको देखो, उसके निकालने के वैसे तो देखो वही क्वेश्चन आते जो मैंने तुम्हें कराया, पर बाय चांस एग्जाम में थोड़े अटपटे क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि तुम्हें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि ये आई है, ये टी है। तो मान लो तुम्हें दे रखा है कि 0 से 10 सेकेंड, 10 से 20 सेकेंड, और मान लो तुम्हें दे रखा है 2 एम्पियर और 4 एम्पियर। तो मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा आ जाए कि एक ग्राफ बनाए ऐसे, फिर ऐसे। अब तुम्हें पूछे कि बताओ आरएमएस करंट कितना है। तो यहां पे यार अपने को वो वाला फॉर्मूला यूज करने का पड़ेगा। कौन सा? रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी, ये वाला फॉर्मूला, रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी। और यहां पे देखो कहां से कहां आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 0 से लेके 20, और नीचे आ जाएगा 20 - 0, क्योंकि 0 से लेके 20 तक होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो तो इसको दो पार्ट में तोड़ दो। देखो क्योंकि 0 से लेके 10 सेकेंड तक तो तुम्हारा करंट कितना है, 2 एम्पियर, तो उसको दो पार्ट में तोड़ दो। तो 2 स्क्वायर dt 0 से 10 प्लस 10 से लेके 20 तक करंट कितना है, 4 एम्पियर। तो आप इसको लिख दो 4 स्क्वायर dt 10 से लेके 20, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 20 - 0, जो आपका 20 बचेगा। तो फिर तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो नीचे आ जाएगा तुम्हारा 20, ऊपर 2 × 4 dt, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4t। लिमिट कहां से कहां जाएगी, 0 से 10 प्लस 4 का स्क्वायर 16, खाली dt का इंटीग्रेशन t होता है 16t। लिमिट कहां से कहां आ जाएगी, 10 से लेके 20 तक आ जाएगी। बस आपको लिमिट्स पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर मान लो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है तो घबराने की जरूरत नहीं। फिर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला पता ही है, आरएमएस कैसे निकालते हैं। तो एफ स्क्वायर डी टी 0 से 20, मतलब कहां से कहां निकालना है, और नीचे 20 - 0। और बस अगर ऐसे दो ग्राफ है तो दोनों के लिमिट्स पुट करो, निकाल लो। वैसे तो नहीं आता है, आज तक मैंने नहीं देखा, टेंशन मत लो, लेकिन आ जाए तो भी अपने को तरीका पता होना चाहिए कि यार इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तुम्हें ये पुट करना आता है, ये लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, 40 0 से, ये सिखाता हूँ। तो इसको ऐसे पुट करते हैं, 40 0 से लेके 10 है, तो इसको ऐसे पुट करना, पहले t की जगह 10 पुट करो तो 40, फिर t की जगह 0 पुट करो तो 0, तो ये आ जाएगा 40। इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे 16t को, तो यहाँ पे क्या है 16t 10 से लेके 20, तो पहले t की जगह 20 पुट करो तो 16 × 20 माइनस, फिर t की जगह 10 पुट करो तो 16 × 10, तो यह आ जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा बचेगा 160। तो बस यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको ऐड करके 160 और 40, तो 200/20, तो ये गया, तो आपका आंसर कितना आया, √10 एम्पियर आया। इस तरीके से करते हैं। तो आ जाए तो घबराना मत कि सर ये कैसे करेंगे, क्योंकि हमको तो I0/√2 ही पता है, यहाँ पे उससे नहीं होगा, यहाँ पे आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। फिर बस तुम्हें एक चीज और करा रहा हूँ मैं, फिर मैं क्लास खत्म करूंगा। और वो एक चीज जो करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, पिछली क्लास की है, पिछले चैप्टर की। इसमें कोई डाउट है तो पूछो यार। अच्छा कोई डाउट नहीं है, तो एक लाइन लिखो अपनी कॉपी में, ये लिख लिया। तो एक क्वेश्चन आता है जनरली एग्जाम में अपने एनसीईआरटी में, सीबीएसई में, कि वाई सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ is also called as बैक ईएमएफ। देखो इसका मतलब क्या है, देखो वाई सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैक ईएमएफ। देखो याद है मैंने तुम्हें एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ाया था कि मान लो कोई कॉइल है, मान लो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है एल, मान लो कॉइल में करंट आया है, तो कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, एल आई होता है। फिर इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, -d∅dt होता है। याद है मैंने कराया था -L/di/dt। तो देखो तुम सब ध्यान से देखो,
खुद के ही करंट के कारण खुद में ही ईएमएफ है ना। ये जो काई है वो कौन सा करंट है, खुद का ही करंट है। तो खुद के ही करंट के कारण खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसको बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि खुद का ही करंट खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है और इस करंट को अपोज कर रहा है। तो लिखो अपनी कप में करंट इन कॉइल, या फिर लिखना चेंजिंग करंट इन कॉइल will induce EMF that will oppose current in coil in opposite direction. So it is called as back EMF. So it is called as back EMF. देखो वापस समझाता हूं। खुद के ही करंट के कारण खुद में फ्लक्स है, इतना समझ में आया कि जितना ज्यादा करंट होगा उसमें उतना फ्लक्स होगा, और खुद के ही फ्लक्स के कारण खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। मतलब खुद का ही करंट चेंज करने पे खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसको बैक ईएमएफ बोलते हैं। बैक ईएमएफ मतलब ये खुद के ही करंट को कम करने की कोशिश करता है। तो चेंजिंग करंट इन कॉइल will induce EMF that will oppose current in same coil in opposite direction. So it is called as back EMF. तो एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज बैक ईएमएफ, तो घबराना मत। बैक ईएमएफ मतलब जो सेल्फ के कारण ईएमएफ होता है। ओके यार, Thank you.